हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं और बुक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप प्लस टू के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर जो पढ़ के आए हो वो सेम टू सेम पार्ट इसके अंदर है। ठीक है, कुछ चीजें बदलेगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग है इसकी बेसिक से कर रहा हूँ, तो एक बार क्या करें, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और मैं इसको थोड़ा फास्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। किसके बारे में? कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता था भाई, जब अपने पास दो चार्जेस हो, क्या हो? दो चार्जेस, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? आर हो, तब बोलता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डेफिनेशन है भाई किसकी? कूलम्ब्स लॉ की, लिख लेना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them. It states that force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them. जब आप इन दोनों टर्म को कंबाइन करते थे तो अपने पास क्या आ जाएगी भाई? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई? एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये जनरली अपने पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आ जाती थी किसके अकॉर्डिंग? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब उसका मतलब क्या है आप लोगों को पता होगा, जब दो लाइक चार्जेस हो, क्या हो? लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब भाई एक जैसे। ये मान के चलो Q1 चार्ज क्या है? पॉजिटिव। जो मेरे पास Q2 चार्ज है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। तो उस केस में ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिमिलरली जब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। और ये जो फोर्स लगती है ना भाई, ये अलोंग द लाइन लगती है। ठीक है, अलोंग द लाइन। अब अलोंग द लाइन मतलब अगर ये दो चार्जेस ऐसे रखे हैं तो इसी लाइन के अलोंग, अगर इन दो चार्जेस को मैं इस तरह से पुट कर दूं, ठीक है, इस तरह से रख दूं, तो जो फोर्स लगेगी ना वो इसी लाइन के अलोंग लगेगी। ठीक है, अगर इनको ऐसे रख देते हैं दो चार्जेस को, तो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। उसके बाद अगर मैं चार्जेस क्या ले लेता हूं? अनलाइक ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लेता हूं? अनलाइक। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास जो Q1 चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव, और जो मेरे पास Q2 चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव। अब ये इस चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये चार्ज इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो चार्जेस के केस में अपने पास दो फोर्सेस लगती हैं, कौन सी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब चार्ज बराबर होते हैं यानी कि लाइक होते हैं तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन। जब चार्जेस क्या होते हैं? अनलाइक होते हैं तो उस केस में कौन सी फोर्स लगती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है भाई के की। तो यहाँ पर जो के होता है अपने पास कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात की जाए तो वो होती थी 9 × 10⁹ अब इसकी बात आती है एसआई यूनिट क्या होगी? तो भाई के की वैल्यू से रिलेटेड आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम होते हैं उसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि के की वैल्यू बता दो, आपको ये वैल्यू लिखनी है, साथ में इसकी क्या लिखनी है? एसआई यूनिट। अब बात आती है एसआई यूनिट का, रट्टा मारना पड़ेगा नहीं। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूं, किसकी वैल्यू निकालता हूं? के की, तो क्या आएगी? देखो Q1 Q2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे तो कहां जाएंगे? डिवाइड में। सिमिलरली ये आर स्क्वायर डिवाइड में तो इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये अपने पास क्या होगी? ये वैल्यू आ गई। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है भाई? न्यूटन। डिस्टेंस की एसआई यूनिट, ये दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो है आर, डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चार्ज की क्या होती है? कूलम, तो उसको मैं सी स्क्वायर से लिख दूंगा। ठीक है, एक चार्ज की कूलम, दूसरे चार्ज की कूलम, बेस सेम हो, पावर क्या हो जाती है? ऐड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा? सी का स्क्वायर। ठीक है, बुक में इसको कई बार लिख देता है न्यूटन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स, ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? इनवर्स। तो इसकी एसआई यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स। ठीक है, ये किसकी यूनिट आ गई भाई? के की। और यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, जो ये मेरे पास एप्सिलॉन नोट है, क्या है? एप्सिलॉन नोट। ये क्या है भाई? परमिबिलिटी,
MITI, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए जो अपने पास वैल्यू होती है वो होती है 8.84 इंटू 10 की पावर -12, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, ये अपने लिए किसकी वैल्यू होती है भाई, ये अपने पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है। तो यहां से आप लोगों को, ठीक है, ये ऐसे लिख लेना 8 पॉइंट, ठीक है, बुक के अंदर यही लिखिए, या 8.854, जो आपकी मर्जी है उस हिसाब से लिख लेना। तो भाई यहां से जो अपने पास इसकी वैल्यू आती है वो क्या आती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। उसके बाद भाई आप लोगों से इसकी SI यूनिट भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? SI यूनिट। अब SI यूनिट कैसे याद करोगे, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। आपको सबसे पहले K की यूनिट निकालनी है। किसकी यूनिट निकालनी है? K की। जैसे ही K की यूनिट आती है तो K की यूनिट का रिवर्स कर दो। क्या कर दो? K की SI यूनिट का क्या कर दो? रिवर्स कर दो। अब रिवर्स कैसे करेंगे? न्यूटन है, इसको इसके ऊपर क्या लिख दो? इनवर्स लिख दो। ठीक है, अब मीटर का स्क्वायर है, इसको इनवर्स कर दो। इसका पहले से इनवर्स है कोलम का, इसको सिंपल लिख दो, यानी कि इसको इंटरचेंज करके लिख दो। ये अपने पास किसकी SI यूनिट आ जाएगी? ये अपने पास एप्सिलॉन नोट की क्या आ जाएगी? SI यूनिट आ जाएगी। तो ये सिंपल सा वे है भाई, आप लोगों को क्या करना है, K और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू प्लस SI यूनिट याद करनी है। यहां से आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भाई अपने पास जो वर्ड आता है, नेक्स्ट टॉपिक बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिविटी। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिविटी। जनरली ये क्या होता है? ये एक रेशियो होता है परमिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैंने ये वर्ड यहां पर लिख दिया M, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परमिविटी, परमिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम यानी कि मान के चलो आपको मीडियम बोल दिया भाई, वाटर है, ठीक है, 2 चार्जेस को वाटर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? उस केस में आप EM यानी कि परमिविटी ऑफ मीडियम यूज करेंगे। उसके बाद रेशियो किसका होता है? परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर बोल देगा भाई ER। ठीक है, क्या बोल देगा? ER। तो इसको देख लेना एक बार। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक के अकॉर्डिंग चले। हाँ, एक चीज और बताता हूँ भाई आप लोगों को, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना हमेशा। किसी भी चीज को स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करने को काम आता है। ठीक है, आप लोगों से पूछेगा कि कोलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, उसके लिए वेक्टर फॉर्म बता दो। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। ये देखो, फोर्स का क्या वैल्यू है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास क्या है? फोर्स की वैल्यू। और ये कौन सी फॉर्म है भाई अपने पास? ये अपने पास स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। जब आप फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर का कैसे पता चलेगा? तो देखो, Q1 Q2 इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। अब यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है? मान के चलो इसको आप डिनोट करते हैं, R के ऊपर कैप लगा दिया, तो इसका मतलब होता है भाई क्या? यूनिट वेक्टर। R के ऊपर अगर आप कैप लगा दे तो यूनिट वेक्टर, X के ऊपर कैप लगा दे तो यूनिट वेक्टर। ठीक है, किसी के ऊपर कैप मिल जाए तो आप बोलेंगे वो क्या है? उसका यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? R वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ठीक है, अब कैसे निकाला जाता है? एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आप लोगों को पता चलेगा। मान के चलो मेरे पास कोई फोर्स दे रखी है, कुछ भी मान लो, R दे रखा है। क्या दे रखा है? R दे रखा है, R वेक्टर x 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, बोल दिया फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है? यूनिट वेक्टर को R कैप से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब आपको ऊपर क्या लिखना है? R वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बात आती है भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाता है? तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, अंडर द रूट
जो अपने पास फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया 4 हो गया। इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये हो गया 16 4 20 और 9 29 अंडर रूट 29 और नीचे लिख दो इसको अंडर रूट 29। ये अपने पास क्या हो जाएगी भाई, आर कैप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है, ये तो एग्जाम्पल के केस में जब आप लोगों से यूनिट वेक्टर के केस में पूछे, अगर अपने को स्केलर से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये मेरे पास भाई ये इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, जब आप ये एरो करते हैं ना यूज, ये जर्नली डिनोट करती है किसको, वेक्टर को। किसको डिनोट करती है, वेक्टर को। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एफ के ऊपर एरो लगा दी तो फोर्स का वेक्टर, यानी कि फोर्स की वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो उस केस में Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भाई यूनिट वेक्टर से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, यहां पर लिखी हुई है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, K Q1 Q2, ठीक है, नीचे क्या है, बेस से पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा आर का क्यूब इंटू में आर वेक्टर। ये अपने पास क्या आ गया, फोर्स का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आप लोगों से पूछेगा, फोर्स का नहीं, ये अपने पास कोलाम्ब फोर्स का क्या आ गया, वेक्टर फॉर्म आ गया। यहां से भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट रिप्रेजेंट अ रीजन। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, साथ ही साथ लिख लेना। इट रिप्रेजेंट, अब याद कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ रीजन सराउंडेड बाय अ फिक्स चार्ज, बाय अ फिक्स चार्ज in which any test charge experience a force of attraction और रिपल्शन। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं भाई, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं रीड आउट कर देता हूं। इट रिप्रेजेंट a region surrounded by a fixed charge in which any test charge experience a force of attraction और repulsion। अब याद कैसे करनी है, आप लोगों को एग्जांपल से याद करवाता हूं। ठीक है, बुरा मत मानना भाई कोई। ये देखो मेरे पास एक रीजन है, ठीक है, क्या है, रीजन है। ठीक है, इस रीजन के अंदर मैं क्या ले लेता हूं, फिक्स चार्ज। क्या ले लेता हूं, फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को छोड़ो, अपन ने यहां पर बिठा दिया एक मजनू को। किसको बिठा दिया, मजनू को। ठीक है, तो एक बात बताओ भाई, यहां पर बैठा ये मजनू, ये इसका रीजन है। ठीक है, अब मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, उससे आपको क्या होगा, ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक मजनू बिठा दिया यहां पर, क्या हुआ, यहां पर भाई एक लड़का आता है। क्या आता है इस रीजन के अंदर, लड़का आता है। ठीक है, क्या आता है, लड़का। ये अपन ने केस फर्स्ट ले लिया। क्या ले लिया, केस फर्स्ट। केस सेकंड में यहां पर कोई लड़की आती है। क्या आती है, लड़की, गर्ल। ठीक है, ये अपने पास केस सेकंड हो गया। तो देखो ये लड़का भी मजनू है। क्या है, मजनू। तो ये इसका फिक्स रीजन है। जब इस रीजन में कोई और मजनू आएगा तो इसे ये नफरत करने लगेगा, यानी कि इसे हेट करेगा। तो हेट करेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको। क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिपेल। जब इसके अंदर कोई लड़की आएगी तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जनरली स्टोरी फ्रेम की है। अब लड़का लड़की और मजनू का क्या कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो मैं समझाता हूं। तो एक बार थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर दे के समझो। ये मजनू है, अगर यहां पर कोई और मजनू आता है तो दोनों की लड़ाई होगी, यानी कि दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर यहां पर कोई लड़की आती है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब इस केस में देखो भाई, मेरे पास ये जो मजनू मानना है, यहां पर मान लेता हूं भाई मैं फिक्स चार्ज। क्या मान लेता हूं, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज को मैं डिनोट कर रहा हूं भाई क्या, क्यू से। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, जो मेरे पास ये मजनू है, ठीक है, क्या है, मजनू। यहां पर एक मान लेता हूं मैं टेस्ट चार्ज। क्या मान लेता हूं, टेस्ट चार्ज।
ठीक है, अब मजनू की क्या स्टोरी थी वो देखना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, जब ये टेस्ट चार्ज इस रीजन में आएगा तो क्या होगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ये देखो लड़की को आप माइनस क्यू मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लिया, माइनस क्यू। केस सेकंड में जब अपोजिट साइन का टेस्ट चार्ज आएगा, अपोजिट साइन का टेस्ट चार्ज आएगा तो भाई क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखी है, इट इज अ रीजन या इट रिप्रेजेंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ रीजन सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड चार्ज। ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कोई क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है, यही लिखा है, इट रिप्रेजेंट अ रीजन सराउंडेड बाय अ फिक्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज, जिस रीजन के अंदर कोई क्या आता है, टेस्ट चार्ज आता है। अब जब वो टेस्ट चार्ज आएगा तो दो तरह की फोर्स लगेगी उसके ऊपर, या तो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और रिपल होगा। ठीक है, जब लाइक चार्जेस आएंगे तो रिपेल होगा, अनलाइक चार्जेस आएंगे तो अट्रैक्ट होगा, यही लिखा है, इट रिप्रेजेंट अ रीजन सराउंडेड बाय अ फिक्स चार्ज। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फिक्स चार्ज है और इसका क्या है, रीजन है। जब इस रीजन के अंदर टेस्ट चार्ज आएगा, क्या आएगा, टेस्ट चार्ज, वो दो ही तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये डेफिनेशन थी भाई अपने पास किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एक कई बोलते हैं भाई थोड़ा फास्ट पढ़ाया करो, तो यार ये मेरा फास्ट से फास्ट है। ठीक है, ज्यादा फास्ट चलेंगे तो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो सभी को एक साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसीलिए मैं एक लेवल पे पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि आते ही शुरू हो गया और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा के चला गया। अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो मेरे पास मैसेज करेंगे कि सर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो, स्लो हो जाओ। ठीक है, तो आई थिंक मैं अपने लेवल पे अब मैंने थोड़ी सी स्पीड भी इंक्रीज की है और ज्यादा फास्ट भी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं अपने लेवल पे अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो फास्ट बोल रहे हैं ना, कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर किसी को ऐसे लग रहा है मैं स्लो कर रहा हूँ तो क्या करो, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो भाई, नॉर्मल से क्या कर दो 1.5 या 1.75 कर लो। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, फास्ट वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आता है भाई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सारी ये पढ़ोगी कि बुक गिर गई भाई। एक मिनट रुकना। अब अपने पास आता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली होता क्या है, इसको कई बुक में मिलेगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जनरली होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो देखो मेरे पास एक चार्ज है Q और एक चार्ज क्या है, Q नोट, क्या है, Q नोट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, R है, तो अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ फोर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q है और एक Q नोट है अपॉन आर स्क्वेयर। तो अब देखो मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स कितना है K Q नोट अपॉन आर स्क्वेयर, और नीचे क्या है Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल, तो मैं बोल सकता हूँ K Q अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, तो जस्ट क्या करूंगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में आर कैप, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर वेक्टर, इसका ये अपने पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, अब बात करेगा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो उसका भाई मैंने प्रूफ आप लोगों को बता दिया। जनरली है क्या, ये मेरे पास चार्ज Q है, R डिस्टेंस के ऊपर एक मैंने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज के कारण, इस टेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आप लोगों को निकालनी है, तो वो मैंने आप लोगों को निकाल के बता दी। ठीक है, ये आपका प्रूफ भी हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब जर्नली होता क्या है, इस फ्लक्स के अंदर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूं,
ये मान के चलो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जनरली इस केस में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊं, तो मान के चलो, समझना यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी। तो मान लो भाई ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये ऐसे होगी, ठीक है, लाइन जो लगा रखी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर एक सरफेस रख दिया, क्या कर दिया, सरफेस रख दिया। अब जब ये सरफेस रखा, इसके अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आप कोई सरफेस रखते हैं और इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेफिनेशन लिखो, इट रिप्रेजेंट number of electric lines of force, it represent number of electric line of force passing through a surface, it represent number of electric field line of force passing through a surface held in the region of, a surface held in the region of electric field lines, ठीक है, held in the region of electric field lines। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, ई डॉट ए। भाई मैंने आप लोगों को बताया था, वेक्टर के अंदर अपने पास दो तरह की प्रोडक्ट होती है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट होती है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स के बीच में मेरे पास डॉट आ जाती है, क्या आ जाती है, डॉट। जो ये डॉट है ना, ये रिप्रेजेंट करती है स्केलर को। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस आ जाता है, क्या आ जाता है, क्रॉस, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर प्रोडक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर प्रोडक्ट को। जब डॉट हटाते हैं तो उस केस में अपने पास क्या आता है, ए बी कोस थीटा, क्या आता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है, क्या आता है, ए बी कोस थीटा। जब दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है, जब क्रॉस हटाते हैं तो अपने पास आएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अपने पास जो फ्लक्स है वो हो जाएगा ई ए कोस थीटा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा की 3 वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स कहाँ होगा, जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कहाँ क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ से मेरे पास जो थीटा है, अगर मैं उसको 0 पुट कर देता हूँ तो फ्लक्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ई ए। जब मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूँ, कोस 90 क्या है, 0, तो उस केस में जो मेरे पास फ्लक्स है वो क्या हो जाता है, 0। जेड इसलिए लिखा है, फ्लक्स क्या है, 0, एम इसलिए लिखा है, फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। जब मैं थीटा की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 180, तो कोस 180 -1 होता है, तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है माइनस ई ए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एम आई, यानी कि क्या होगा, फ्लक्स मिनिमम होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 केस है। ये भी आप लोगों से कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में, जो स्टार्टिंग में यूनिट 1 होती है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद भाई जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये वीडियो आई थिंक थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एक के। और हाँ भाई, जो आपके क्लासेस की टाइमिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है, तो भाई जो सुबह 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है ना, वो फिजिक्स की होती है, ठीक है। सुबह 9 बजे आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है, 10 बजे आप लोगों की मैथ की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद जो 11 बजे है वो आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास होती है। ये जो टाइम टेबल है ना, ये जनरली बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब की तरफ से नहीं आती, तो क्या करें भाई, आप 9 बजे आएंगे तो आप लोगों को क्लास स्टार्ट मिलेगी, 10 बजे मैथ की, 11 बजे केमिस्ट्री की। उसके बाद जो बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है ना भाई, उनके लिए 4 बजे आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है, ठीक है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया भाई, कॉलेज में जाना पड़ गया था, ठीक है, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और अब की बार मेरी फाइनल ईयर है, ठीक है, बीएससी कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है, तो कॉलेज वगैरह में 1-2 बार जाना पड़ता है, तो इसलिए कल की क्लास नहीं ले पाया, बट आज आप लोगों को शाम को क्लास मिलेगी। तो ये बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए टाइम टेबल है, 4 बजे फिजिक्स की शाम को, 5 बजे मैथ की, और 6 बजे आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास मिलती है। तो इन वीडियोज़ की अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती, तो 4 बजे आके देखोगे, आप लोगों को फिजिक्स की क्लास मिलेगी, 5 बजे आप लोगों को
मैथ की और 6 बजे आप लोगों को केमिस्ट्री की। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के। और हाँ, इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, उनके पास भेज दो ताकि वो अपनी क्लासेस क्या कर सके, अटेंड कर सकें और जो भी उनका सिलेबस रहता है उसको कवर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी ए के।